बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के आते ही अवाम की तवक्कुआत थी कि मुआशी सतह पर उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमने देखा न सिर्फ पेट्रोल के निर्ख, बिजली के निर्ख बढ़े, बल्कि हमने देखा कि 24 अगस्त को रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंचा है 300 रुपए पर। ये पाकिस्तानियों के लिए यकीनन एक तशवीश की बात है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ नहीं मिला है। बड़ी तवक्कुआत थी कि फैसला हो जाएगा, जमानत भी शायद हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और फिलहाल ये एक इल्तवा का शिकार है। लंदन से ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो सितंबर में वापसी उनकी मुतवक्के थी, वो फिलहाल वापस नहीं आएंगे। आएंगे भी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर हम देखते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात के लिए तो इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि उन्होंने अमरीकी सफीर से मुलाकात की और इलेक्शन के हवाले से ही बातचीत की। इस पर मजीद तफसील से बात करूंगी, लेकिन एक छोटी सी याद दहानी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। बहुत शुक्रिया। अब आते हैं हम तफसील की तरफ। इंटर बैंक में पाकिस्तानी रुपए की जो बेकदरी है, इसका सिलसिला अभी भी मुसलसल जारी है और रुपए के मुकाबले में जो अमरीकी डॉलर है, इसने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इंटर बैंक में डॉलर 36 पैसे इजाफे से 300 रुपए का हो गया है और ये मुल्क की तारीख में अमरीकी डॉलर की सबसे बुलंद तरीन सतह बताई जा रही है। इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूं कि जो तोशाखाना का केस है, इसकी तफसील पर मैं आऊंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस पे हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे हियरिंग हुई, लेकिन इमरान खान साहब की जमानत जो है वो कहीं भी नजर नहीं आई और इसकी क्या वजूहात हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स, क्या दलाइल पेश किए गए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन लतीफ खोसा साहब, इमरान खान साहब के वकील, जिन्होंने दलाइल भी पेश किए, उन्होंने इमरान खान साहब से अपनी जेल में मुलाकात के हवाले से कहा कि वहां पर एक पुलिस यूनिफॉर्म में एक शख्स मौजूद थे। एक पुलिस वाला बिठा दिया, या पुलिस वाला वर्दी तो उसकी थी, जहाँ साइड जो भी था, बाहर जब वो बैठा, मैंने कहा कि ये ज़रा सर मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा तुम्हारी ड्यूटी है? तो खान साहब कहने लगे मेरी तो बेगम के होते हुए भी इन्होंने इसको नहीं यहीं बिठाए रखा है। मैं तो अपनी बीवी से भी जो है कोई अलहदगी में बात नहीं कर पाया, क्योंकि ये मेरे सर पे बैठा रहा। तो मैंने कहा भाई साहब उठो उठो आप, क्योंकि वकील और साहिल का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ मोहतरम और मुकद्दम ही नहीं होता, बल्कि वो प्राइवेसी का और सीक्रेसी होता है। अब हम आ जाते हैं तोशाखाना के केस की तरफ और क्यों नहीं इमरान खान साहब को रिलीफ मिल पा रहा। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल जो हैं वो मजबूत नहीं है? सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रही है हाई कोर्ट के फैसले का और अब फैसला कब मुतवक्के है, इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। वो पीटीआई की जो सजा के खिलाफ अपील थी और सजा मुअत्तली की दरखास्त थी जो इमरान खान साहब के हवाले से, इस पर जब समाअत हुई है, फिर हमने देखा है कि जो पीटीआई के जो इमरान खान साहब के जो वकील थे लतीफ खोसा साहब, उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे। इनके मुंशी को अगवा किया गया था और ख्वाजा हारिस का इससे मुतालिक बयान हल्फी दे रहा हूं। अब ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से भी बड़ी खबरें आई कि उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया इस केस से। कुछ खबरें ये भी आई कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही और वो कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन पर एतराज ना उठाया जाए खुल्लम खुल्ला, और ये शायद केस को बिगाड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लतीफ खोसा साहब हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मुंशी के अगवा के हवाले से उन्होंने जो है वो तफसील सामने रखी। जो दलाइल पेश किए गए इमरान खान साहब के वकला की तरफ से, लतीफ खोसा साहब ने जो है उन्होंने कहा कि मैं आपको 3 ग्राउंड्स पर जो है वो दलाइल दूंगा। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का जो तोशाखाना का केस था, इसके बारे में जो थी वो 2-3 बड़े अहम नुकात थे जिसमें ऑब्जेक्शन जो था वो रेज किया जा रहा था पीटीआई की तरफ से। एक तो ये कि इसकी जुरिस्डिक्शन यानी इख्तियार समात है या नहीं है, फिर इसकी जो मेंटेनेबिलिटी थी वो, और तीसरा ये कि जो हक दिफा इमरान खान साहब को नहीं दिया। लतीफ खोसा साहब ने ये फरमाया कि अदालती दायरा इख्तियार का तयन होना जरूरी था। इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर को कंप्लेंट दायर करने का मजाज करार दे सकता था। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट दायर करने का कहा। फिर मजीद जो उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर गलतियों के बायस बरकरार नहीं रह सकता, इस्तदा है कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले में इन तमाम इश्यूज पर फैसला दिया गया है, जिस पर लतीफ खोसा साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं दिया गया और जो फैसला उन्होंने दिया था वो हाई कोर्ट कल अदम करार दे चुकी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस्तफसार किया कि हतमी फैसले में क्या ट्रायल कोर्ट ने वजूहात दी थी, जिस पर मजीद लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जी ट्रायल कोर्ट ने वजूहात नहीं दी और ट्रायल जज ने आपको इग्नोर किया। फिर उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि सॉरी
آپ کے فیصلوں کو اگنور کیا اور لطیف کھوسا صاحب کے ان دلائل پر عدالت میں جو ہیں وہ کہے لگ گئے۔ پھر جو جسٹس طارق جہانگیری نے سوال کیا کہ ٹرائل کورٹ نے دفاع کے گواہوں کو کس بنیاد پر غیر متعلقہ کہا۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دے دیا تھا اور ٹرائل کورٹ نے گواہوں کو جانچے بغیر ہی انہیں اسی روز غیر متعلقہ قرار دے دیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دینے کی وجہ لکھی ہی نہیں تھی۔ کیا فوجداری تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ اور حق دفاع ختم کرنے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی درخواست پر نوٹس جاری ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارے یہ جو گواہ ہیں یہ پیش ہونے ہیں، اس پر جو ہے لطیف کھوسا صاحب اپنے دلائل دے رہے ہیں کہ ان گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دے دیا گیا تھا۔ پھر لطیف کھوسا صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے شکوہ بھی کیا اور کہا کہ معذرت کے ساتھ آپ نے بھی ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکا نہیں۔ اگر ہائی کورٹ نے نہیں روکا پھر بھی جج کو حتمی فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ملزم کو اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے سے جو روکا نہیں جا سکتا۔ ایک شخص اپنا دفاع پیش کر رہا ہے، آپ کیسے اسے روک سکتے ہیں؟ 4 گواہ تو پیش کر رہے تھے، ہم کوئی 40 گواہ تو پیش نہیں کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے چیئرمین پی ٹی آئی کے جو آئینی حقوق ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ گوشوارے جمع ہونے کے 120 دن کے اندر کمپلینٹ دائر کی جا سکتی ہے۔ کمپلینٹ گوشوارے جمع ہونے کے 920 دن بعد دائر کی گئی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے سر پر ہمیشہ ہی تلوار لٹکی رہے۔ ٹرائل کورٹ نے ملزم کے حق کا دفاع ختم کیا بلکہ خواجہ حارث کی بحث بھی نہیں سنی اور خواجہ حارث نے بتایا کہ ان کے منشی کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اس وجہ سے آنے میں تاخیر ہوئی۔ خواجہ حارث 12 بجے ٹرائل کورٹ پہنچ گئے تھے مگر جج نے کہا اب آپ کی ضرورت نہیں ہے اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر کے آدھے گھنٹے کے اندر 30 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ جاری کر دیا۔ 12:30 بجے جب فیصلہ آیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 12:35 پر پولیس چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے چلی گئی اور ان کے گھر کے اور گیٹ کے اور واش روم کے دروازے بھی توڑے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فیصلہ 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں آیا تھا جس کے سلسلے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی، تو اس دن جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب جو ان میں مین پرومیننٹ لائر عمران خان صاحب کی طرف سے تھے، ان کے منشی جو تھے ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا تھا، وہ اغوا ہو گئے تھے۔ وہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دیا، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ گوشوارے تو اپنے کنسلٹنٹ کی مشاورت سے ہی جمع کرائے جاتے ہیں نا۔ اور وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ تو کلائنٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اثاثے کیا تھے۔ پھر اس پہ ہم نے دیکھا کہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہے انہوں نے مزید کہا کہ مجھے تو کوئی اپنے ریٹرنز فائل کرنے کا کہے گا تو میں تو خود نہیں کر سکتا، جس پر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ یہ ٹیکس ریٹرن کا کیس ہی نہیں ہے، یہ تو ڈکلیریشن کا کیس ہے۔ اور پھر ہم آ جاتے ہیں جو وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور اسپوکسمین بھی عمران خان صاحب کے لیگل افیئرز پر، انہوں نے مزید کیا وضاحت کی ہے۔ تو جورسڈکشن کا معاملہ وہ پہلے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا گیا جو کہ ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ کیا معاملہ تھا کہ یہ جو کمپلینٹ فائل کی گئی ہے یہ بیسیکلی ڈائریکٹلی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس فائل کی گئی ہے، اسے مجسٹریٹ کے پاس فائل کرنا چاہیے۔ جب ایسے جو ہے وہ ڈکلریشن کوئی بھی الیکشن کمیشن کے اندر تفصیلات دی جائیں گی اس سے 120 دن کے اندر اندر کمپلینٹ فائل ہو سکتی ہے۔ تو 900 دنوں کے بعد کمپلینٹ فائل کرنا اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایویڈنس وہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا خان صاحب کو۔ ہائی کورٹ واضح طور پر کہتی ہے کہ جناب آپ یہ معاملہ ڈیسائیڈ کریں اور مینٹینیبلٹی کا جو کویسچن ہے اور جورسڈکشن کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی تھی، ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار تھا۔ آئیے آپ کو سپریم کورٹ کی کارروائی جو ہے وہ سنا دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ اب اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب۔ اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ابھی چل رہی ہے اور ہائی کورٹ کے جو آرڈر آنے دیں، ڈپلیکیٹ آرڈر نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کے سامنے تمام نکات پر دلائل دیے ہیں۔ جو جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ کی کارروائی کا کیا نتیجہ نکلا۔ چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ جو سسٹم کی خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ہائی کورٹ سے فیصلہ آئے اور پھر یہ سپریم کورٹ آئیں گے۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آنے تک ملتوی کر دی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو ہے آپ کو پتہ ہے آرڈر نہیں آیا اور یہ اب جمعے کے روز یعنی 25 اگست کو جو ہے مزید آرگومنٹس ہوں گی، کیونکہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ان کو 3 گھنٹے مزید درکار ہے۔ متوقع ہے کہ فیصلہ آ جائے
पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब मुतजाद हमेशा आया रहता है। एक तरफ इमरान खान साहब अपने केसेस भुगतते हुए जेल चले गए हैं, 180 केसेस उन पर बने हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि अगर उनको रिलीफ मिल भी जाता है, उनकी जमानत हो जाती है तोशाखाना केस में, तो फिर जो 9 मई के वाकयात हैं उस पर जो है वो केस तैयार रखा गया है। दूसरी तरफ साइफर का मामला भी तैयार रखा गया है और उनको जेल में दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या ये भी हो सकता है कि उनको बाहर रिहा ही ना किया जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके, वो जो है वापस नहीं आ रहे और वो 4 हफ्ते का कहकर शहबाज शरीफ साहब ने जो थे स्टैम्प पेपर पर गारंटी दी थी कि ये वापस आएंगे। 4 साल से जायद का वक्त गुजर चुका है। ये कहा जा रहा था कि वो वापस आएंगे, जेल भी जाएंगे और फिर जेल के बाद इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं एक लीडर जो है वो सियासी जेल भुगत रहा है, दूसरा लीडर जो है वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। अब अवाम अगर बैलेट बॉक्स में जाएंगे तो आपके ख्याल में किस लीडर के लिए अवाम वोट डालेंगे? जवाब जो है वो बड़ा साफ जाहिर है। ये फैसला हुआ है नवाज शरीफ साहब का, जो उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ लंदन में, उसके बाद ये खबरें बताई जा रही हैं ज़राए की तरफ से कि नवाज शरीफ जो हैं वो सितंबर में वतन वापसी का उनका इम्कान जो है वो खत्म हो गया है। जो पीटीआई का एक एलामिया जारी हुआ, इस एलामिया में न सिर्फ जो दरखास्त जमानत पर इल्तवा है इस पर न सिर्फ मायूसी का इजहार किया गया है, बल्कि हमने देखा है कि उन्होंने कहा है कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। और फिर पीटीआई के एलामिया में ये भी कहा गया है कि तोशाखाना केस में सेशन अदालत के मुतनाज़ तरीन फैसले में संगीन नकाइस की निशानदेही खुद सुप्रीम कोर्ट मामले की समाअत के दौरान कर चुकी है। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले को मजीद इल्तवा में डालने के बजाय कल से निपटाएगी और उनकी सजा को मुअत्तल किया जाएगा। हम आ जाते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर साहब को इनकार किया मुलाकात का। सदर साहब ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने खत लिखा, इस खत का जवाब आया और इस खत का जवाब में ये कहा गया कि मैं आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि आईनी तौर पर आप फैसला नहीं कर सकते इंतखाबात का, चुनाचे हमारी मुलाकात का कोई फायदा नहीं होगा। और इसमें जाहिर है उनका मतलब ये था कि हम क्या बातचीत करेंगे। लेकिन अब इन्हीं इंतखाबात पर उन्होंने बातचीत की है अमरीकी सफीर से। अमरीकी सफीर ने कहा जी आप अब वक्त पर जो है वो इलेक्शंस करवा दें, तो उन्होंने कहा जी हम वक्त पे करवा देंगे। तो अगर यही मुलाकात में यही बातें सदर साहब से भी मिलकर हो सकती थी, तो ये जो स्नब किया गया है सदर आरिफ अलवी को जो चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसको जो है वो बहुत सख्त जो है तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है कि अगर उन्होंने मना भी करना था, ये आईनी अपनी शिक सामने भी रखनी थी, तो कम से कम वो मुलाकात कर सकते थे। बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो आफ्टर ऑल ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट और उनको मुलाकात कर लेनी चाहिए थी। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जवाब गया सदर मुमलिकत के खत का पहले, उस खत में ये कहा गया है कि फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर से मुलाकात नहीं करेंगे और खत के मुताबिक कौमी असेंबली में वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) यानी 58A के तहत तहलील हुई। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम हो चुकी है। खत में यह कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पहले सदर साहब ने उनको खत लिखा मुलाकात के लिए, दूसरी तरफ हमने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। पास जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक सदर मुमलिकत है, इनकी जानिब से जो है इंतखाबात की तारीख दिए जाने का कभी इम्कान है। सदर के पास जो कानूनी मशवरे आए हैं उनके मुताबिक उनको इस बात का यकीन हो रहा है कि वो आर्टिकल 48(5) के तहत जो है वो इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। फिर एक दफा मैं यही जोर दूंगी कि इलेक्शंस का वक्त पर होना पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है, ताकि जो अहम मुआशी फैसले हैं वो एक जमहूरी हुकूमत उठाए और उनका बोझ एक जमहूरी हुकूमत ही उठा सकती है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शंस का सिर्फ होना जरूरी नहीं है, ये बड़ा जरूरी है इन हालात में कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। मजीद फोकस और एनालिसिस के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।